2 अंक के प्रश्न 12th केमिस्ट्री, ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न है वह है मोलरता व मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मोलरता और मोललता में अंतर। मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं यहाँ, और यहाँ पर हम विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के पदार्थों की मोलों की संख्या होती है। मोललता विलयन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या होती है। यदि आप 1000 ग्राम नहीं लिखना चाहते तो यहाँ 1 किलोग्राम विलायक भी लिख सकते हैं। मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। मोललता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये समझिए ये 3 प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपसे मोलरता पूछे तब भी इसके अंदर का लिख देंगे, मोललता पूछे तब भी लिख देंगे, और ये दोनों में अंतर पूछे तब भी बन जाएगा। अगला प्रश्न है नॉर्मलता व्यक्त करने का सूत्र लिखिए। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता का सूत्र है नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान और विलयन का आयतन ml में। फिर यहाँ परिभाषा है एल्कोहल एवं जल के विलयन में आणविक अंतःक्रिया का क्या रोल होगा। एल्कोहल जल के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए जल में एल्कोहल विलेय होता है। आप चाहें तो इस तरह से बना भी सकते हैं। ये नीचे ये ROH लिखना है आपको, ये एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा। फिर अगले में हमको लिखना है HO, और इस तरह से यहाँ भी H लिख दिए, ये जल का सूत्र हो गया। और यहाँ डैश डैश आप लगा सकते हो, तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध को दिखा सकते हैं आप। अगला प्रश्न है विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। ऐसा निकाय रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल कहलाता है। तो सीधा सीधा है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वही विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। फिर प्रश्न है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर समझना है इलेक्ट्रोड है और दूसरा वैद्युत अपघट्ट है, इनके विभव के अंतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यहाँ अगला प्रश्न है ओम का नियम लिखिए। तो किसी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा तथा विलयन के डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर या उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो यही ओम का नियम है। तो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाया गया विभवांतर, और ये विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये आर आ जाएगा, यही प्रतिरोध कहला जाएगा। फिर प्रश्न है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं x लिखा हूँ तो x माने सेल स्थिरांक हो गया, l का मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो गई, और ये किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का। तो इसी से परिभाषा बन जाती है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और किसी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और ये बटे को अनुपात बोलते हैं कि अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यहाँ पर देखें कि दूरी का मात्रक ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो क्षेत्रफल है इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। फिर प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। तो धातुओं में धारा का प्रवाह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक है धातु की प्रकृति एवं संरचना, दूसरा है प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ताप बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व होता है ये कम होता है।
अगला प्रश्न है, आयनिक चालकत्व किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। इसका दो नाम है, यहाँ आयनिक चालकत्व आ जाए या वैद्युत अपघटनी चालकत्व आ जाए तब भी आपको यही समझना है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करती है। मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। वहाँ आयनों के अमाप और विलायक योजन पर निर्भर करती है कि कितने आयन जो हैं उसमें घुल गए हैं और क्या आकार है। फिर विलायक की प्रकृति और इसकी श्यानता पर निर्भर करती है। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। और ताप बढ़ाने पर यहाँ पर क्या होता है, चालकत्व इसका बढ़ता है। फिर प्रश्न है, लवण सेतु क्या है, इसके दो कार्य लिखिए। KCl या KNO3 तथा अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। अब इसका क्या कार्य है, इसके दो विलयनों के मध्य विद्युत परिपथ पूर्ण होता है इसके द्वारा। इसके कारण दोनों विलयनों में आपस में मिश्रण नहीं होता, मिलते नहीं हैं। दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को ये बनाए रखता है। फिर प्रश्न है, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VML विलयन में विलय करने से उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यह विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा और विलयन के आयतन V के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हैं, लेमडा नीचे लिखेंगे AQ, ऊपर लिखेंगे C, और ये कप्पा इंटू V। और इसका जो मात्रक होता है ये होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। दूसरा है आणविक चालकता, दोनों सेम ही है, परिभाषा सेम ही है। बस देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर 1 ग्राम मोल, और उसमें देख लीजिए जब हम यहाँ पर लिखते हैं 1 ग्राम तुल्यांक, तो बस एक शब्द का अंतर है, बाकी सारी कुछ वही चीज़ें हैं। तो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VML विलयन में विलय करने से उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। यह विलयन की विशिष्ट चालकता K और आयतन V के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें 1 ग्राम मोल उपस्थित रहता है। इसका सूत्र ये लेमडा m बराबर कप्पा इंटू V होता है, और इसका जो मात्रक है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होता है। फिर प्रश्न है, दर निर्धारक पद को समझाइए। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है, जिसे दर निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 डी कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कम अंतर होता है, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, इसलिए यह परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो सीधा सीधा N-1 डी कक्षक और NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, क्योंकि उन दोनों में ऊर्जा का अंतर कम होता है। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताइए अथवा अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व को समझाइए। तो संक्रमण धातुएं निम्नानुसार चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। पहला है ये प्रतिचुंबकत्व। जब संक्रमण तत्व के डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों तो वह प्रतिचुंबकत्व को दर्शाता है। और दूसरा होता है अनुचुंबकत्व। जब संक्रमण तत्व के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर अनुचुंबकीय गुण का मान भी बढ़ता है। और ये सूत्र होता है म्यू बराबर अंडर रूट, म्यू का मतलब यहाँ चुंबकीय आघूर्ण है, बराबर अंडर रूट एन और इन ब्रैकेट n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ म्यू का मतलब चुंबकीय आघूर्ण और एन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, अनुचुंबकत्व का गुण भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से दो अंदर कोश N-2 f ऑर्बिटल में या कक्षक में प्रवेश करते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या एफ ब्लॉक के तत्व भी इनको कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
n-2 f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये n-1 d में 0 से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और ये ns2, इस तरह से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ प्रश्न है Cu+ रंगहीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है। तो साधारण सा इसमें नियम है कि यदि 3D उपकोष जो है पूर्णतः भरा हो तो वो रंगहीन या सफ़ेद होगा, और यदि एक अपूर्ण हो तो वो रंगीन होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यही चीज़ें हैं। तो Cu+ की बात करते हैं तो कॉपर का जो बाह्य विन्यास होता है ये 3d9 4s1 होता है। अब यहाँ पर जो है यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये 3d10 होता है, 3d10 4s1, इस तरह से इसका विन्यास होता है, 3d10 4s1 होता है। तो यदि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब इसमें प्लस धनावेश आएगा। तो देखते हैं डी कक्षम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, मतलब ये पूर्णतः भरा हुआ है। तो Cu+ का 3D उपकोष पूर्णतः भरा होता है। इस प्रकार डी संक्रमण नहीं होता है और वह रंगहीन होता है। अब हम बात करते हैं Cu2+ की। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, तो 9, ये जो है 10 का क्या हो जाएगा, 9, मतलब इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा जिससे डी संक्रमण होगा और वह रंगीन हो जाता है। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको समझा सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा लिख देंगे कि Cu+ में 3D उपकोष पूर्ण भरा होता है, डी संक्रमण नहीं हो पाता जिससे रंगहीन होता है, जबकि Cu2+ में 3D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जिससे डी संक्रमण होता है और वह रंगीन होता है। यहाँ प्रश्न है लेंथेनाइड संकुचन क्या है। लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या हो सकते हैं। तो लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब इसका क्या कारण क्या है। लेंथोनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में न जाकर n-2f उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु या आयन क्या होता है, संकुचित हो जाता है। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो दो चीजें हैं, ये आंतरिक कक्षा में प्रवेश करता है जिससे नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है और वह उसका आकार छोटा हो जाता है। यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं। लिगेंड से या संलग्नी भी बोलते हैं हिंदी में, क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो कि केंद्रीय धातु या धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजी बंध बनाने में समर्थ होता है, उसे संलग्नी या लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर K4FeCN6 में जो CN है ये क्या है, लिगेंड है। फिर है उप सहसंयोजन संख्या क्या है, उदाहरण दीजिए। केंद्रीय धातु या धातु आयन से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CONH3 6 3+ में यहाँ पर जितने कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6। तो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या कोबाल्ट की कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर यहाँ प्रश्न है कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो जब कोई बहुतंतुर लिगेंड धातु या धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो इस यौगिक को कीलेट कहते हैं। जैसे निकिल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीन जो है इस तरह से संरचना बना लेता है। तो यहाँ पर ये निकिल है और इसी को रिपीट कर दिए हैं ये, क्योंकि यहाँ डाई मेथिल ये ग्लाइऑक्सीम है। तो यहाँ O यदि नीचे है तो ये ऊपर है, यहाँ OH ऊपर है, यहाँ ये नीचे है, बाकी 4 N है, फिर यहाँ CC है और यहाँ CH3 है। तो इसको याद भी करना पड़ेगा, तो एक बार इसको बना के इसी तरीके से देख लीजिएगा। दोनों अणु एक जैसे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर है प्रश्न प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु या धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या EAN कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी परमाणु संख्या क्या हो गई, जो परिभाषा लिखे उसी को सूत्र में लिख दिए हैं। केंद्रीय धातु या धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो योग है वही तो प्रभावी परमाणु संख्या है। जैसे K4FeCN6 में Fe के लिए जो है
तो यहाँ पर वैसे आयरन में तो 26 होते हैं, लेकिन इसका आयन जब हम बनाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें 2 हट जाएंगे, Fe2+ रहेगा तो ये 24 हो जाएगा। और यहाँ पर लिगेंड कितने जुड़े हैं? 6। तो एक लिगेंड से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, तो 6 दूनी 12। इस तरह से इसके EN का मान हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हमारे पास है सैंड मेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसको सैंड मेयर या मायर भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है। इसमें क्या है? एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को, ये है एरोमेटिक प्राथमिक अमीन। और मैं कई बार बोलता हूँ कि आप रिएक्शन याद करो तो उसका शब्द बनाओ, शब्द याद करके रिएक्शन आपको नहीं करना है। इसके नीचे आप लिख लेना, ये एरोमेटिक अमीन हो गया। हेलोजन अम्ल में घुले NaNO2 के साथ, तो ये हेलोजन अम्ल हो गया, और ये NaNO2 है, ये आपस में घुले हुए हैं। तो 273 से 278 केल्विन ताप पर हम अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके आगे यदि डाइजोनियम लवण को क्यूप्रिस हलाइट में के साथ विघटित कर दें तो हमको क्या मिलता है? हेलो एरीन प्राप्त होता है। तो ये जो बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड है, यहाँ पर हम ले आएँ और ये क्यूप्रिस हैलाइड से हम इसका जो है रिएक्शन करा दें तो हमको एरिल हैलाइड या हेलो एरीन प्राप्त होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है सैंड मेयर अभिक्रिया है। तो इस तरह से आपको करना है इसे। अब यहाँ अगला प्रश्न है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को समझाइए। एल्किल क्लोराइडों ब्रोमाइडों को शुष्क एसीटोन में NaI से अभिकृत करने पर, तो ये NaI सोडियम आयोडाइड है, इससे अभिकृत करने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। तो इसे फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जो RX है ये हुआ एल्किल हैलाइड, इसमें हम क्लोराइड ले सकते हैं या ब्रोमाइड ले सकते हैं, और ये है सोडियम आयोडाइड। तो जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। तो इसी को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको रिएक्शन याद करना है। रिएक्शन इसके नीचे आप एल्किल आयोडाइड लिख लीजिएगा, यहाँ सोडियम आयोडाइड लिख लीजिएगा, और यहाँ एल्किल हैलाइड लिख दीजिएगा, और इसी से परिभाषा बना दीजिएगा कि एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, जेटसेफ का नियम लिखिए तथा उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है? एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोजनन के कारण वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होता है जिसमें द्विक आवंधी कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। जैसे दो ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रोजनन से मुख्य उत्पाद पेंट 2 इन बनता है। तो यहाँ पर ये 2 में ब्रोमीन जुड़ा है, तो यहाँ पर 2 वाला ही क्या बना है? द्विकाबंधी यहीं से बना, पेंटीन बना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है मेन अभिकारक, यहाँ पर है ये। अब यहाँ पर ये है 2 ब्रोमोपेंटेन, इसका पूरा नाम 2 ब्रोमोपेंटेन है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ है तो यहीं द्विबंध आएगा। तो इसमें ये भी बनता है, पेंट 1 इन भी बनता है और पेंट 2 इन भी बनता है। ये इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ मुख्य उत्पाद ये पेंट 2 EN बन रहा है, ये 81% बन रहा है। तो यही जेटसेफ का नियम होता है कि जो द्विक आवंधी होता है तो उसी के पास आकर के जुड़ता है जहाँ पर एल्किल हैलाइड समूह जुड़ा हो। फिर हमारे पास प्रश्न है, ग्रिनार अभिक्रिया क्या है या अभिकर्मक क्या है? यह किस प्रकार बनाया जाता है? तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड RMgX इसको लिखते हैं, को ग्रिनार अभिक्रियक कहा जाता है। वैसे तो इसको विक्टर ग्रिनार ने खोजा था, ये भी लिख सकते हैं लिखना हो तो। यह हेलो एल्कीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये हेलो एल्कीन का एक हम उदाहरण ले लिए हैं। तो यहाँ ब्रोमीन है, हेलो ब्रोमीन, तो मतलब ये जो है 2 कार्बन वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमो एथेन, और ये है मैग्नीशियम है, और इसका हम शुष्क ऊथर से क्रिया कराते हैं तो एक हमको ग्रिनार अभिकर्मक मिल जाता है। और इसका मान ये जो CH3CH2 का मान है, यहाँ पर R भी लिख सकते थे आप, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। जैसा लिखना हो, ये उदाहरण के साथ बना है। फिर यहाँ प्रश्न है, वुर्ज अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसमें मूल हलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड है और हम इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है जो जिसमें दुगने परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर आर है तो यहाँ पर क्या हो गया, आर आर टू आर यहाँ पर बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो आप रिएक्शन याद करो फिर इसका शब्द बनाओ। इसका नाम बता देता हूँ, एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम है, शुष्क ऊथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है, ये लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो है कार्बन परमाणु की संख्या 2 गुनी हो जाती, ऐसे हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। तो अपने शब्दों में यहाँ पर आप इसको बना सकते हो। तो चलिए अब दूसरी है फिटिक अभिक्रिया। ये भी वुर्ज अभिक्रिया की तरह है, बस वहाँ पर हम एल्किल हैलाइड ले रहे थे, यहाँ पर एरिल हैलाइड लेते हैं। तो ये जो बना है ये है एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराते हैं तो जो दो एरिल समूह हैं परस्पर जुड़ जाते हैं और डाइफेनिल बनाते हैं। तो सेम अभिक्रिया है, केवल ये है कि वुर्ज अभिक्रिया में यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड लिए हैं, आर लिए हैं, और यहाँ पर हम केवल आर की जगह जो है बेंजीन रिंग लिए हैं, एरिल हैलाइड लिए हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर जैसे 2 आर बनता था तो यहाँ पर 2 रिंग जुड़ गए हैं। तो वुर्ज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया एक जैसे है, बस वुर्ज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के लिए होती है, फिटिक अभिक्रिया एरिल हैलाइड के लिए होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वुर्ज फिटिक अभिक्रिया की। तो इसमें दोनों मिक्स होंगे, वुर्ज वाली भी और फिटिक वाली भी। तो जो वुर्ज अभिक्रिया होती है उसमें जो है एल्किल हैलाइड रहता है, फिटिक वाले में एरिल हैलाइड रहता है। इस बार हम दोनों को मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एरिल हैलाइड है, ये वाला एल्किल हैलाइड है, और इसको भी हम सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एल्किल एरीन प्राप्त होता है, दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ, एल्किल भी और एरिल भी। तो इसे हम क्या कहते हैं, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, उभदंती नाभिक रागी क्या होता है। तो वे न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर साइनाइड ले लेते हैं तो साइनाइड में अनुनादी संरचनाओं के कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है उभयदंती नाभिक रागी कहलाता है। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, कई रूपों में यह आता है। एल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं। एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन से उच्च होता है। यह C2H5OH एल्कोहल ही कहला गया। CH3OCH3 दोनों का अणुसूत्र C2H6 है, किंतु एल्कोहल का क्वथनांक 78.4 डिग्री सेल्सियस है तथा ईथर का क्वथनांक ये -240 डिग्री सेल्सियस है। कारण समझाइए। तो सभी के लिए आपको एक ही कारण देना है। एथिल अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं जिससे इनका क्वथनांक उच्च हो जाता है, जबकि ये ईथर एकल अवस्था में रहता है। या यहाँ पर मान लीजिए एल्केन दे दिया है तो एल्केन ये ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इनका क्वथनांक कम होगा, हाइड्रोजन अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होगा। यहाँ पर आपको चित्र भी बताना है। तो ये देखिए ROH 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 जितनी बार चाहें लिख दें, फिर O और H के बीच में डैश डैश करके आप जो है इसमें हाइड्रोजन बंध को बता सकते हैं। अब प्रश्न है हमारे पास, मेथिलेटेड स्पिरिट या विकृतीकृत अल्कोहल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मेथिलेटेड स्पिरिट होता क्या है। तो परिशोधित एथेनॉल में, तो परिशोधित यदि आपको नहीं लिखना है तो शुद्ध भी लिख सकते हैं। शुद्ध एथेनॉल में मेथिल अल्कोहल और अन्य विषैले पदार्थ जैसे पिरीडीन आदि को मिलाकर विकृत कर दिया जाता है, तब इसे विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। इसमें शराब के रूप में एथेनॉल का दुरुपयोग रुक जाता है और ये पीने योग्य नहीं होता है। फिर यहाँ प्रश्न है, अल्कोहल पानी में घुलनशील होते हैं क्यों। तो अल्कोहल जल में विलेय हैं, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए एक ये जो बना है ये ROH, ये अल्कोहल का सूत्र है, और यहाँ लिखा है HOH, ये जल का सूत्र है। यहाँ O और बीच H के बीच में डैश डैश दिखा रहा है, दर्शाया गया है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बंध है। तो इसकी को लिख देना है
कि जल के अणु के साथ जो अल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए जल में विलेय होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो आपको लिखना कुछ नहीं, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर ये 623 केल्विन 300 एटीएम है, और इसको आप चाहें तो इसको ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ये उत्पाद साथ में बनते भी हैं। तो जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर HCl अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, यहाँ से Cl अलग हो जाएगा, तो ON इस तरह से जुड़ता है, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर यदि हम सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन कर दें तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो फिनॉल बनाने का रिएक्शन एक बार आप अच्छे से इसको देख लें, ये फिनॉल बन गया है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्टीफन अभिक्रिया लिखिए। तो एल्किल साइनाइड को SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करने पर संगत एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो बना है ये एल्किल साइनाइड है, ये SnCl2 है, और यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं इसको, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो इसका अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, जैसे यहाँ C के साथ एक H जुड़ गया और N के साथ भी H जुड़ गया, तो इसका अपचयन हो गया। अब यदि हम इसका जल अपघटन करा दें साथ में तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसकी अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनता है, इसी को हम स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन है, फार्मेलिन किसे कहते हैं, इसके दो भी योग लिखिए। तो चलिए समझते हैं फार्मेलिन क्या है। फार्म एल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। अब इसका उपयोग होता है पूतिरोधी में। पूतिरोधी का मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में है, तो यहाँ पर रोगाणुओं को नष्ट करने में, और इसलिए इसका उपयोग होता है। दूसरा होता है मृत शरीरों के परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, और भी उपयोग आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ये जो बना है RNH2, ये हो गया ये तो मेथिलमीन हो गया। एमीन का ये साधारण सूत्र हो गया एमीन का। अब यहाँ एथिल की बात हो रही है, तो R की जगह हम क्या लिख देंगे, CH3, और साथ में लिख देता हूँ CH2, और ये लास्ट में लिख देता हूँ क्या, NH2। तो ये जो बना ये एथिल एमीन हो गया, और दूसरा हमारे पास अमोनिया है, ये है NH3 हो गया। अब यहाँ पर यह है कि एथिलेमीन अधिक क्षारीय क्यों होता है, ये अधिक क्षारीय क्यों है। तो यहाँ एथिलेमीन लिख सकता है, प्राथमिक एमीन लिख सकता है, या कोई भी ऐसा अमीन लिख दे, तो आपको समझ जाना है कि ये इसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर एथिलेमीन न लिखे, सिर्फ एमीन भर लिख दे कि एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं, क्यों, तब भी आपको यह लिखना है। तो देखिए, एथिल एमीन में एथिल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो ये जो एथिल एमीन है, ये इस पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ये बढ़ाता है, उसके घनत्व को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे ये प्रोटॉन को अधिक शीघ्रता से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि अमोनिया इस तरह से नहीं कर सकता है। यहाँ अगला प्रश्न है, अमोनी अपघटन अभिक्रिया को समझाइए। तो अमोनिया अणु द्वारा CX आबंध के विदलन की प्रक्रिया को अमोनी अपघटन कहते हैं। तो जो अमोनिया अणु है वो CX आबंध को तोड़े, विदलन करे, विघटन करे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अमोनी अपघटन कहते हैं। तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जब 373 केल्विन ताप पर सीलबंद नलिका में अमोनिया और एल्किल हैलाइड क्रिया करते हैं, तो द्वितीयक, तृतीयक और अंततः चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। मतलब लगातार जो है CX बंध का विदलन होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक एमीन हो गया और ये एल्किल हैलाइड हो गया, तो ये टूटेगा, तो यहाँ पर एक H इससे हट जाएगा, ये देखिए। तो ये क्या बन गया, R2NH, द्वितीयक एमीन बन गया। फिर यदि इसको एल्किल हैलाइड मिल गया तो फिर इस H को और तोड़ देगा इसको, तो ये तृतीयक एमीन बन गया। अब यदि यहाँ पर फिर से हम एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दें तो यहाँ पर जो है चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया को अमोनी अपघटन कहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाटरमान अभिक्रिया को समझाइए।
तो देखिए क्या है, ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डाई एजोनियम लवण के विलयन की संगत हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है डाई एजोनियम लवण है। अब इसकी क्रिया जो है यहाँ पर ये ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में संगत हैलोजन अम्ल से, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हैलोजन अम्ल है, ये हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है तो ये भी हैलोजन अम्ल है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें से क्लोरीन जोड़ देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन। तो यहाँ पर बेंजीन वलय में हम क्लोरीन या ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधे सीधे फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये डाइजोनियम लवण और ये ताम्र चूर्ण हो गया और ये जो है हैलोजन अम्ल, इनसे क्रिया कराने पर क्लोरीन और ब्रोमीन को बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। यही गाटरमान अभिक्रिया है। अब यहाँ क्वेश्चन है हाफ मान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो चाहे हाफ मान लिख दे या हाफ मैन लिख दे, आपको यही समझना है। तो क्या है ये, जब एमाइड को जलीय NaOH और ब्रोमीन के साथ अभिकृत करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो यहाँ पर एमाइड की अभिक्रिया है, ये एमाइड हो गया, ये ब्रोमीन के साथ और NOH के साथ क्रिया करते हैं तो हमको ये प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह हट गया तो इसमें एक कार्बन भी हट गया। तो इस क्रिया को हम हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो बस इसी को आपको पढ़ देना है कि जब एमाइड की ब्रोमीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो इसे ही हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण कहते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन है डाई एजोकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ बेंजीन, ये बेंजीन लिख गया है, बेंजीन है, आपको ये समझ लेना है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को एनिलीन और नाइट्रस अम्ल 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिकृत करने से डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डाई एजोकरण कहते हैं। चलिए इस अभिक्रिया को दोबारा देखते हैं। डाई एजोकरण अभिक्रिया को समझाइए। कुछ यहाँ थोड़ा सा एक शब्द गलत लिखा था, उसको हटा दिया हूँ मैं। एनिलीन, ये एनिलीन है और नाइट्रस अम्ल, ये NaNO2 और 2HCl मिला के नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, को 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिकृत करने पर ये डाई एजोनियम लवण प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को डाई एजोकरण कहते हैं। तो सीधा सीधा है, समीकरण आप याद करिए और उसकी भाषा बनाइए। और मैं कई बार बोलता हूँ कि जितने रिएक्शन हो, रिएक्शन आपको तैयार करना है, भाषा तैयार नहीं करना है। रिएक्शन से ही भाषा बनाना है। उनके नीचे नाम लिख सकते हैं, जैसे इसके नीचे एनिलीन लिख दीजिए, इसके नीचे नाइट्रस अम्ल लिख दीजिए और इसके नीचे डाई एजोनियम लवण लिख दीजिए। बस परिभाषा बन जाएगी कि एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं तो डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको अभिक्रियाएं याद करना है। अब यहाँ प्रश्न है कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए। तो ये है प्राथमिक एमीन, ये है क्लोरोफॉर्म और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमको आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है जो दुर्गंध युक्त होता है। इसे ही हम कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में भी नीचे आप लिख दीजिए, यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन, यहाँ पर क्लोरोफार्म, यहाँ पर जो है एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर मेथिल या एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से यहाँ पर अब मैं इसको पढ़ता हूँ कि जब प्राथमिक एमीन, क्लोरोफार्म और एथानिलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं जो दुर्गंध युक्त होते हैं। इस क्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है इस शब्द को भी पढ़ सकते हैं, तो इनके नीचे नाम जरूर लिख लीजिए और क्रिया याद करिए, आपको भाषा अपने आप बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो वे पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर ये यौगिक देते हैं उसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।
तो यहाँ पर देखिए मोनोसेकेराइड, ये हेडिंग, इसके बाद क्या है, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इन्हें जल अपघटन द्वारा अधिक सरल अणुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सबसे छोटे अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो इसे ही हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्डोज, दूसरा होता है कीटोज। तो देखिए एल्डोहेक्सोसेस इसमें है, एल्डोहेक्सोस में क्या होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, इसमें जो है एल्डिहाइड समूह मौजूद रहता है। अब यहाँ पर कीटोहेक्सोसेस जो हैं वो है फ्रक्टोज, सार्बोज, इसमें जो है कीटोन समूह उपस्थित रहता है, उसके नाम से इनका नाम रखा गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है डाइसैकेराइड क्या है, किसी सामान्य डाइसैकेराइड का अणु सूत्र लिखिए। तो डाइसैकेराइड वे शर्करा हैं जो मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से संयुक्त होने पर बनते हैं या फिर जल के निष्कर्षण से बनते हैं, या कह सकते हैं कि दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तब डाइसैकेराइड बनता है। तो आप दो तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। दोनों मोनोसैकेराइड प्राय हेक्सोस होते हैं, उनमें से एक तो ग्लूकोज होता ही है और कोई दूसरा प्रकार भी हो सकता है। इस प्रकार एल्डोज, एल्डोज तथा एल्डोज कीटोज प्रकार के डाइसैकेराइड पाए जाते हैं। इन डाइसैकेराइडों का अणुसूत्र जो होता है C12 H22 O11 होता है। उदाहरण के लिए इसमें है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड्स हैं। फिर प्रश्न है पॉलीसैकेराइड क्या हैं, इनके दो उदाहरण दीजिए। तो पॉलीसैकेराइड अत्यंत जटिल पदार्थ हैं जो मोनोसैकेराइडों के संघनन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं। इनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, माने मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड की श्रृंखलाएं जब जुड़ती हैं तो उनको जोड़ने वाला जो बंध होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, जिनका आणविक द्रव्यमान कुछ हजार से कई लाख तक होता है। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 यहाँ N है, जिसमें N का मान 12 से कई हजार तक हो सकता है। पॉलीसैकेराइडों के दो प्रमुख उदाहरण हैं स्टार्च और सेलुलोज। अब यहाँ प्रश्न है पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्यों को लिखना है। तो एक होता है सेलुलोज, प्रमुखतः पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, उसकी कोशिका भित्ति को बनाता है। और दूसरा होता है स्टार्च, पौधों में संग्रहित मुख्य पॉलीसैकेराइड है, ये भोजन का संचय के रूप में इकट्ठा हो जाता है। स्टार्च बीजों में जमा होता है, जब तक कि वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वतः नहीं बना लेते हैं तब तक उन्हें खाद्य पदार्थ ये बीजों से ही प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ प्रश्न है ग्लाइकोजेन क्या होता है तथा ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है। तो कार्बोहाइड्रेट के जंतुओं के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये जंतुओं के शरीर में इकट्ठा होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ये यकृत में, मांसपेशियों में, मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा है ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च की तुलना में यहाँ पर ये है कि ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका ये है, ये परीक्षा में दो तरह से प्रश्न आ सकता है, केवल इतना ही आए ग्लाइकोजन क्या है तब आपको यहीं तक लिखना है। यदि इसके आगे ये पूछे कि स्टार्च से किस प्रकार भिन्न होता है तब आपको ये दूसरा पॉइंट लिखना है। इसमें है ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन, जिसका नाम स्टार्च होता है, उसकी तुलना में ज़्यादा शाखित होता है। ये ग्लाइकोजन श्रृंखला में 10 से 14 ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं, जबकि जो स्टार्च होता है उसमें 20 से 25 ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं। यही अंतर है दोनों में। फिर यहाँ प्रश्न है अल्फा अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन में दो अंतर लिखना है। तो अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में दो अंतर देखते हैं। सरल यौगिक जिनमें अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है अमीनो अम्ल कहलाते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल कह सकते हैं। जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं, इसमें नाइट्रोजन युक्त होता है और इसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी होता है और साथ में अमीनो अम्ल समूह भी होता है। फिर दूसरा अमीनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं और यहाँ प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं। उदाहरण देख सकते हैं ग्लाइसिन या लाइसिन, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन और केसीन, ये इसके उदाहरण हैं। फिर यहाँ प्रश्न है संकरण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। तो चलिए क्यों संकुल यौगिक बनाते हैं संकरण तत्व। एक तो इनमें रिक्त कक्षकों की उपलब्धता होती है, दूसरा धातु आयनों का आकार छोटा होता है
और तीसरा इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इन तीनों के कारण जो संक्रमण तत्व हैं संकुल यौगिक बनाते हैं। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहले इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। जब ये तैयारी हो जाए तब फिर आप अन्य प्रश्नों को भी देखें। थैंक यू।